हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहेगा, बहुत ही मज़ेदार रहेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आगे पीपीएससी, पीएससीबी क्लर्क, चाहे वो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल 50,000 वैकेंसीज एंड अपकमिंग पटवारी वैकेंसी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आज की। जी हाँ, मैं आपको टॉप 60 एब्रीविएशंस करवाने वाला हूं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक पेपर में आप सब पिछले कुछ यानी 2 साल 3 साल जो भी कंटिन्यू पेपर आपके हो रहे हैं उन पेपर्स को उठा के देख लीजिए, उनका एनालिसिस करके देख लीजिए। 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, लेकिन हम लोग करेंगे पूरी डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपका सिंगल क्वेश्चन भी पेपर में मिस नहीं होना चाहिए और यही गिल्ज मेंटोर का आपके साथ प्रयास है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले और स्टिक ऑथेंटिक न्यूज पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। जी हाँ, इसके साथ में बेल आइकन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे लाइव क्लासेस के नौकरी के संबंधित नोटिफिकेशन है, चाहे वो किसी कोचिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन है, जैसा कि हम लोग अभी पीएससीबी क्लर्क पेपर है और पटवारी पेपर और पीपीएससी का क्रैश कोर्स हमने शुरू कर रखा है। जी हाँ, इन सभी की क्लासेस आप सबको टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी के नोटिफिकेशंस भी आप तक आते रहें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जी गाइस, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब का जीके है, पंजाब का स्टैटिक्स, एनवायरमेंट या हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो भी है, करंट अफेयर्स की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी करंट में स्कीम्स लॉन्च की गई, इन सभी के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए गाइस, वहां जाकर देखना नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक पीडीएफ या कोई भी छोटी इंफॉर्मेशन है या डेली का करंट अफेयर का पीडीएफ है या हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दें, डेली का न्यूज़पेपर हम आपको दें, तो प्लीज इसके लिए आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के शुरुआत में हमने आपको 3 ग्रुप दिए हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। जी गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस होंगी आप सबके आने वाले पेपर्स के लिए। क्लास का टाइमिंग मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा। मॉर्निंग 10 बजे होती है, आफ्टरनून 3 बजे क्लास होती है। कभी कभार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, एडजस्टमेंट डेफिनेटली करेंगे। और इवनिंग की क्लास का टाइम 7 बजे और इस बीच में जो भी आपको नौकरी के संबंधित खुशखबरी होती है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। गाइस, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको खुद के लिए तैयारी करनी है और खुद के लिए इतनी तैयारी करिएगा कि आपको कभी भी ये सोचना नहीं पड़े कि कोई एग्जाम देने के बाद में कि आप कहीं वेटिंग लिस्ट में हो, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। जी हाँ, आपके पास समय होता है, सिर्फ आपको कामयाब होने के लिए उतना ही समय मिलता है जितना कि मैं कह दूं कि दूसरे कैंडिडेट को मिलता है। जी हाँ, अगर हम इस तरीके को सोचें कि आपके समय को आपने कैसे बनाना है, ये आपके हाथ में है। अब यानी कोई भी कमी नहीं है आपके पास। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो जो होते हैं कि आप एक्सक्यूज करेंगे कि मेरे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता, हम लोग को बस का रूट नहीं सेट बैठता, कोचिंग का टाइमिंग सेट नहीं बैठता, तो इन सभी झंझटों से निकल जाइए। गिल्ज मेंटोर आपके साथ है, जब भी आप याद करेंगे आपके साथ है। हम लोग वेबसाइट पे हमारे स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहते हैं, प्लीज वहां भी जाकर आप देखना नहीं भूलें। बहुत ही अच्छी एक मैं आपको थॉट लेके देना चाहता हूं। देखिए कितना खूबसूरत लिखा है कि मैं परीक्षा में कुछ विषय में फेल हो गया, मेरे सभी दोस्त पास हो गए। अब वो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूं। तो ये किस वजह से हुआ है? जरूरी नहीं है कि हर एक एग्जाम को क्रैक करने वाला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। मैं हर बार कहता हूं कि आपका डिटर्मिनेशन, आपका संकल्प, आपकी मेहनत वो आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगी। कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा क्योंकि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। अगर आप हार मानते हो तो इसका मतलब आप मेहनती नहीं हो। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन एब्रीविएशन आपकी स्क्रीन पर यह है, उदय। उदय का फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछा जाएगा, तो ये याद रखना कि उदय की फुल फॉर्म होती है उज्जवल। जी हाँ, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबके लिए बताना चाहूंगा क्योंकि ये मैंने वो एब्रीविएशन पिक की हैं, चाहे वो आपके ग्रुप डी की बात करें, चाहे वो मैं अगर पीसीएस की बात करूं पिछले साल के अंदर पेपर हुए हैं, चाहे वो आईबीपीएस एग्जाम्स में हुए हैं, चाहे एसएससी जो भी एग्जाम्स हुए हैं आप सबके गाइस, वहां से क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं। आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि उदय के बारे में बताइए कि उदय है क्या। ये प्यारे बंधुओं 5 नवंबर 2015 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम को लॉन्च किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, इस स्कीम का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये था
कि बिजली का वितरण है हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, बिजली कंपनी जो घाटे में उनको हेल्प करते हुए आगे सस्ती बिजली प्रोवाइड करवाना। अब इसमें बात आती है डिस्कॉम। देखो डिस्कॉम का मतलब है बिजली वितरण करने वाली कंपनीज, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। जी हाँ, और मैं कह दूं कि अगर इंडिया में बात करें, भारत में जो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है इसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई है। सबसे पहली कैटेगरीज है मेरे प्यारे बंधुओं, वो आपको याद रखना है कि पावर जनरेशन हो गई, दूसरी बात करें कि पावर ट्रांसमिशन हो गई, और तीसरी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, इसके अलावा भी कुछ जैसे कि निजी है, प्राइवेट है, जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात करें डिस्कॉम तो टाटा पावर हो गया, और बीएससी जो यामुना होगी, बीएससी राजधानी होगी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, तो इस प्रकार ये प्राइवेट भी है। जी हाँ, अब यानी उज्जवल डिस्कॉम जो इंश्योरेंस योजना के तहत जो स्टेट्स हैं वहां पर सस्ती और सुलभ यानी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना डिस्कॉम कंपनियों को सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। जी हाँ, अब एक आंकड़ा निकल के आया है, लगभग यानी 2018 तक 3.8 करोड़ जो घाटे में चल रहे थे उनको मदद की, जिससे कि बकाया जो पेमेंट थी 4.3 करोड़ रुपया, उससे की आर्थिक मदद दी, जिससे अब ये हो चुका है कि हर घर तक इस बिजली का पहुंचना संभव हो चुका है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, अब आपको यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, मेरे साथ कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्यार से रिपीट करते रहें ताकि आपको मजा आता रहे। और अगला क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है, PMMY की फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, ये इस एब्रीविएशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप सबको याद रखना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, यानी आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता चलेगा। बेसिकली ये मुद्रा योजना है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि मुद्रा योजना के बारे में आप किस तरह से जान सकेंगे और किस तरह से पढ़ सकेंगे। मुद्रा योजना ये मैं कह दूं कि 8 अप्रैल आपको याद रखना है, 8 अप्रैल 2015 को स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने एक मिशन बनाया था कि जो युवा लोग हैं, जो घर की मुखिया हैं, वो इस बैंक से आप लोन लेकर अपना खुद का एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इससे जैसे कि बहुत बड़ा दबाव था सेंट्रल सरकार पर, 65% हमारे देश के कौन है, यूथ हैं, युवा लोग हैं। ठीक है, 40 साल से कम एज के लोग हैं, तो इनके लिए एक मदद शुरू की गई बैंकिंग सिस्टम से, जो कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और आगे कारोबारी बढ़ सके। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें अलग से स्कीम दी गई जिसका नाम रखा गया शिशु। सबसे पहले शिशु जो योजना थी, इसके 50,000 रुपए बैंक से सहायता मिलती है। फिर इसके बाद में किशोर, ठीक है, ये देखो जो भी स्कीम्स होती है ना सरकार की, प्रॉपर शुद्ध हिंदी में होती हैं, इतना और बता दूं मैं। ठीक है, इसमें था 5 लाख रुपए रखा गया। और तीसरा था तरुण। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, शिशु का मतलब इन्होंने स्कीम का नाम रखा भी बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की, यानी बच्चा, किशोर थोड़ा मेच्योर, और तरुण यानी प्रॉपर मैच्योर, इसके लिए 10 लाख रुपए रखा गया। जी हाँ, और ये आपको बैंक से मिलता था लोन, जिससे कि आप अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारते हुए कोई भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, नेक्स्ट स्कीम आती है PMJDY। जी हाँ, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स को भी साथ साथ में देखता चलूं, ताकि आपके द्वारा जो भी या लिखा जाता है उसको मैं अच्छे से समझ सकूं और क्या आप इसमें करेक्ट हो। जी हाँ, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे गाइज, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PMJDY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बड़ा इसमें हाहाकार मचाता है ना, आप सबने अकाउंट्स भी खुलवाए गए थे, लेकिन ये गलत है, सही है, हम इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस पे एज है हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे पढ़ाऊंगा। वैसे मैं आपको बताने को तो इनकी डायरेक्ट फटाफट रिपीट कर दूं, लेकिन उसमें आपको रिपीट तो कर लेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा जब तक आप डिटेल में नहीं जानेंगे। जी हाँ, अब देखो सबसे पहले बात आती है कि ये नोट करते चले मेरे साथ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 अगस्त 2014 को ये स्कीम क्या की थी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू कर दी गई थी, लॉन्च कर दी गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का मानना है कि इस वक्त यानी 11 करोड़ यानी जो खाते थे वो खुल चुके थे। जी हाँ, और इसमें क्या था कि जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए थे, और इनमें से क्या था, सबसे बड़ा प्रावधान ये माना गया था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में खाते खोले जाएंगे उनका डायरेक्ट जो भी सरकार की तरफ से इनिशिएटिव मिलता है, चाहे वो हल्का लोन है, नरेगा का अमाउंट है, वो डायरेक्ट किन में जाएगा, जनधन अकाउंट में जाएगा। इसमें सबसे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले था कि जीवन बीमा की सुविधा मिलती थी, लगभग इसमें सरकार ने माना कि 30,000 रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलेगा मिनिमम, और मैक्सिमम यानी आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल मिलेगा। जी हाँ,
इसके बाद में लोन की सुविधा थी, सरकार ने रखा था इसमें कि 5,000 रुपये आपको ओवरड्राफ्ट का बेनिफिट दिया जाएगा, आप सबको मालूम होगा। हालांकि अब ये चेंज होकर कितना हो गया, 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट कर दिया गया सरकार ने। फिर इसके बाद में तीसरा नंबर पॉइंट ये था कि जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता था। अब यानी आप मिनिमम बैलेंस की बात करें तो मैं अगर बात करूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप खाता खुलवाते हैं किसी सिटी के अंदर तो आपको मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये देना होगा। जी हाँ, 3,000 रुपये खाता खुलवाने पे। अगर पीएनबी की बात करें तो आपको 2,000 रुपये अकाउंट खुलेगा, 500 रुपये आपको मिनिमम 25 रुपये बैलेंस रखना होगा अगर आपको एटीएम लेना है। अब यानी बात यहां पर आती है कि अगर इनसे अगर आपका बैलेंस खाता कम होगा, अगर मैं बात करूं कि अर्बन की यानी रूरल की तो 1,000 रुपये है, अर्बन में अगर इनसे कम अगर आपके अकाउंट में बैलेंस रहता है तो आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, अब यानी क्यों किया है हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं, चलिए हम हमारे टॉपिक को कवर करना चाहते हैं। अब इसके बाद में नंबर 4 पे था कि आपको रुपया कार्ड भी मिलेगा, यानी इसका एटीएम भी मिलेगा और एटीएम के जरिए आप अपने ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपका अकाउंट है, ये आपका जो अकाउंट है नंबर 5 ध्यान रखना, ये मोबाइल पर कनेक्ट था, यानी मोबाइल पर जैसे हमारे जनरल अकाउंट होते हैं ये कनेक्ट होते हैं। एक यहाँ पर जानकारी और देना चाहूंगा कि 10 साल से लेकर 21 साल के बीच में सरकार की नई गाइडलाइंस है, जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स खुलते हैं, स्टूडेंट्स अकाउंट पर कोई भी आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि आपको बैंक डिडक्शन देगा हर बार। जी हाँ गाइज, ये ध्यान रखना। और 21 साल से उम्र आपकी प्लस होते ही ये अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली जनरल अकाउंट में चेंज हो जाता है। जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अवश्य इस पॉइंट के अंदर लेके चलूंगा। जी हाँ, नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं। इसके बाद में आपकी जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया था, जी हाँ, मिनिमम एज का क्राइटेरिया वो 10 साल से लेकर अधिकतम यानी आपके पेरेंट्स हैं वो इस खाते को खुलवा सकते हैं। और ये स्मॉल अकाउंट और छोटा अकाउंट था, यानी किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए उचित परिचय पत्र अनिवार्य था। बैंक यानी आधार कार्ड पर ये अकाउंट खोले गए थे। ठीक है, खाता टाइप बदलने की भी इसमें सुविधा थी। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें इसमें निकल के आई थी। जी हाँ, आप आई होप समझ गए होंगे जनधन खाता क्या था। अगला पॉइंट आता है कि पीएमजेजेबीवाई की फुल फॉर्म क्या है। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बंधुओं। जी हाँ, आप इसको अच्छे से समझते चलिएगा। पीएमजेजेबीवाई की फुल फॉर्म बनती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये जीवन जो योजना थी इस क्या थी, सबसे पहले आते हैं कि स्कीम लॉन्च कब की गई थी, 28 फरवरी, जी हाँ नोट कर लीजिए, 28 फरवरी 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और साथ में अरुण जेटली जी ने मिलकर ये स्कीम को लॉन्च किया था। जी हाँ, ये किया गया था। ध्यान रखना कि 2015 व 16 के बजट में इस स्कीम को रखा गया था। इसका मतलब क्या था कि यानी जो एक निम्न वर्ग है, जो नीचे के लोग हैं, उनको कम से कम एक हालात के अंदर बेनिफिट देना। यानी परिवार में एक ही व्यक्ति परिवार को चलाता है और ऐसे में अगर उस व्यक्ति की आपत्ति ऐसी आ जाती है कि उसकी किसी प्रकार से कोई मैं कह दूं कि एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आती है, तो अब इसमें था कि आपके जो बैंक अकाउंट होगा उसके साथ आपको एक जीवन बीमा मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा इस प्रकार की एक जीवन पॉलिसी है जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से जो कि खाता धारक है उसकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना की जो प्रतिवर्ष 31 मई को एक रिवेन्यू करवाना जरूरी होता है और इस रिवेन्यू के अंदर आपको 330 रुपए पे करने होते हैं, यानी 1 साल के लिए, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जी हाँ, अब यानी इसके अंदर कुछ मापदंड थे, नोट करते चलो गाइज। अगर आप नोट नहीं करोगे तो नुकसान आपको है, ये किसी और को नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। 18 साल से 50 साल तक की उम्र थी, यानी 18 साल से 50 साल तक के बीच के जो लोग हैं वो खाता खुलवा सकते हैं। आपको 330 रुपए पे करना होगा। इसके लिए आधार नंबर जरूरी रखा गया था और इसमें आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ और भी इसमें रखा गया था। जी हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो गाइज हिट करना, लाइक करना, फटाफट से आगे शेयर करना नहीं भूला करें यार। ठीक है ना, ये सारी आप जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको घर बैठे एक अच्छा मटेरियल और अच्छी सुविधा मिलती रहे। जी हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं पीएमएसबीवाई। पीएमएसबीवाई की फुल फॉर्म बतानी है मेरे प्यारे बंधुओं। इसकी फुल फॉर्म हम चेक कर लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वैसे अगर दूसरे तरीके से देखूं तो हमारे देश के अंदर पॉलिसीज बहुत बनती हैं, लेकिन हमारे देश में पॉलिसीज को अप्लाई नहीं किया जाता। जी हाँ, बहुत सारे एंगल्स ले लीजिए आप। अगर एजुकेशन की बात करें
तो एजुकेशन को सुधारा जा सकता है। हमारे देश के अंदर क्या होता है ना कि जब कोई इलेक्शन होता है तो इतनी फास्ट वो गवर्नमेंट्स क्या हो जाती है ना, सतर्क हो जाती है, बड़ा जल्दी सर्वे करवाएंगी, कंपनीज को टेंडर दे देंगी, और बाहर की जैसे बॉम्बे की कंपनीज आएंगी वो फटाफट गांव गांव में जाके सर्वे करेंगी, ठीक है। आप पंजाबी में कह देते हैं पिंडा पिंडा जो सर्वे करेंगे, सर्वे करके वो गवर्नमेंट को बता देती है कि आपका ये जीतने के फैसले हैं, ये है। फिर वो क्या करती है, पार्टी क्या करती है, थर्ड पार्टी को एक एडवर्टाइज के लिए, यानी एडवर्टाइज का मतलब फेसबुक, आजकल डिजिटल सिस्टम चल गया है, इन पे अपनी ऐड करवाती है, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स दी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये काम करने के बाद में फिर ये क्या करते हैं कि अपने इनके एक्स्ट्राज जो मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं वो इनकी कवरेज करते हैं ताकि गवर्नमेंट का रेशियो बढ़े। इसके बाद में ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, ये काम नहीं होता। ये हमारे देश की विडंबना है, ठीक है। जो लोग जो स्टेट्स के मिनिस्टर बात करें या प्राइम, मैं कह दूं कि अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें, वो अक्सर बार हम लोग इस भाषणों में सुना है कहते हुए कि हमें युवाओं का फिक्र है। कभी किसी बंदे को युवा का फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होता तो ये 65% जो देश के अंदर युवा हैं कहीं ना कहीं सेटल होते। अब इन युवाओं को अमेरिका के कैलिफोर्निया या कहीं बाहर जाके किसी टेक्निकल लाइन के अंदर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं थी। हमारे देश में सबसे बड़ा आप चेक करिए क्या नहीं यूज करता, हर एक जो एक जमींदार इंसान है जो खेत में जाता है उसके पास भी एंड्रॉयड फोन है। एंड्रॉयड फोन है, वो भी एक नेट यूज करता है, डिजिटल यूज करता है। डिजिटल सिस्टम इतना बड़ा होने के बाद में हमारे देश में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये मैंने इसलिए आपके सामने पॉइंट से पॉइंट निकल के आया, लेकिन चलिए जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबको धीरे धीरे परिवर्तन लाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जी हाँ, हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि इसकी डिटेल कब है, कब ये लॉन्च हुई थी। मेरे प्यारे बंधु, ये स्कीम 28 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। जी हाँ, इस स्कीम के तहत क्या था कि सुरक्षा योजना आपके भविष्य की सुरक्षा हेतु बनाई गई थी, ठीक है। और इसमें कम प्रीमियम पर मिलने वाली बीमा पॉलिसी थी। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी। जी हाँ, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या था कि जिनकी एज 18 से 70 साल है ऐसे लोग आपको क्या करेंगे, आपको यानी 12 रुपए पर महीने। जी हाँ, अब दोनों को ऐड मत कर देना, यानी मैंने प्रीवियस की ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा में डिफरेंट है, ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर भी है। वो 330 रुपए की पॉलिसी थी, 12 रुपए की पॉलिसी। आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां से आपके 12 रुपए आपके बैंक में जाकर आप फॉर्म भर के कटवा सकते हैं, या आप ऑटोमेटिक रेवेन्यू का भी ऑप्शन दे सकते हैं। 18 साल से 70 साल के बीच की स्कीम है। अगर इन बिटवीन आपकी कोई भी जैसे विकलांग हो जाता है या आपको आंशिक रूप से कुछ भी अगर नुकसान होता है, 6 हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, आंख, हाथ और पैर, ठीक है ना, अगर ये खराब हो जाते हैं या किसी प्रकार से कोई भी आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सरकार की तरफ से यानी बैंक की तरफ से आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जाता है। जी हाँ, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जो स्कीम मैंने बताई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। PAPY की फुल फॉर्म बतानी है आप सबने, फटाफट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अटल यानी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना मेरे प्यारे बंधु क्या है? जी हाँ, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ सालों के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप सबके लिए बार बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्दबाजी में नहीं बल्कि प्यार से आप लोग समझ जाए तो अच्छी बात है। यानी आपको रिपीट करना है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, अटल पेंशन योजना क्या है और ये क्यों शुरू की गई थी? जी हाँ, अटल पेंशन योजना एक ऐसी स्कीम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्कीम है सबके लिए। कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की अच्छी भी हैं अगर मैं बात करूं, यानी आपको क्या करना है कि इस अटल पेंशन योजना के लिए 60 साल की आयु में मृत्यु होने तक यानी 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक आपको क्या करना होगा, पेंशन दी जाएगी। जी हाँ, और इसमें अलग अलग सरकार के रखा गया था कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ये 60 साल से पहले की जो योजना है, आपको क्या करना होगा कि कुछ रुपया आपको बैंक में जमा करवाना होगा। कौन कर सकता है इस स्कीम को? जी हाँ, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए, 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और ये स्कीम है 60 साल की जब आपकी उम्र हो जाती है। मैं ये कह दूं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 60 साल तक उसने सर्विस की, उसके बाद में उसको रिटायरमेंट होने के बाद में पेंशन मिलती है। अगर आज आप छोटा छोटा निवेश करेंगे तो 60 साल की उम्र होने के बाद में आपको एक पेंशन मिलती रहेगी, वो आपकी सैलरी बेस पे बच जाएगी। जी हाँ, 60 साल की उम्र होने के बाद में, और आपके बाद आपकी पत्नी को आजीवन पेंशन मिलेगी। ठीक है, पत्नी की मृत्यु होने के बाद में जमा राशि जो आपकी नॉमिनी होगा उसको लौटा दी जाएगी, आपका बेटा या जो भी आगे होगा। इसके बाद में कितनी पेंशन मिलेगी? पेंशन मिलेगी 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक, और गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत आगे बढ़ भी सकती है।
अब बात आती है कि कितना निवेश करना जरूरी है। निवेश करने के लिए आपकी पेंशन राशि और प्रवेश आयु पर निर्भर करती है। बैंक डिटेल में आपको जाके वहां बैंक में पता लगता है। 60 साल तक की उम्र तक आपको निवेश करना होता है। पेंशन 60 साल की आयु पूरा होने के बाद में चालू हो जाती है, ऑटोमेटिक मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी? आजीवन पेंशन मिलेगी, जब तक कि आप 60 साल से आगे जितना टाइम आप जिंदा रहते हैं तब तक आपको मिलेगी। जी हाँ, बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है जहां पर आप अपना ये निवेश कर सकते हो। जी हाँ, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं कि केवीपी की फुल फॉर्म बतानी है आप सबने। केवीपी क्या है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र केवीपी की फुल फॉर्म होती है किसान विकास पत्र। अब किसान विकास पत्र क्या है? जी हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी और क्यों लॉन्च की गई है। किसान विकास पत्र केंद्र सरकार की एक योजना है। इसमें की दीर्घकालिक जरिया है कि स्कीम अगर बात करें तो ये हम अगर छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूं कि 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू की थी और इसका कुछ मतलब दुरुपयोग भी माना गया था, लेकिन 2011 में स्कीम बंद कर दी गई थी। अब इस स्कीम को 2014 में क्या कर दिया गया? रीस्टार्ट कर दिया गया। रीस्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो स्टार्टअप के तहत स्टार्ट किया गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस स्कीम में क्या था कि अहम संशोधन किए गए। कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए से अधिक जो इन्वेस्ट करता है उसे प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड सबमिट करना होगा और इस स्कीम में 10 लाख तक से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और अब ये स्कीम विकास पत्र डाक से संबंधित होती है। केवीपी का लाभ यानी पोस्ट ऑफिस में लिया जाता है। ये बैंक से लेना देना इसका कुछ नहीं, आपको पोस्ट ऑफिस में करवाना पड़ेगा। 1000 रुपए निवेश किए जा सकते हैं और निवेश की जो ऊपरी सीमा है वो आपको बैंक वहां विकास पत्र के माध्यम से ही मालूम चल सकती है। जी हाँ, निवेश की आप 100 महीने यानी 8 साल या 4 महीने तक ले सकते हैं। इससे कि वापस आपको पैसा रिवेन्यू करके ही भरना होता है। मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें जो आप पैसा जमा करवाते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, वो आपको सरकार की तरफ से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया जाता है, लेकिन जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब यानी आपको इतना इंटरेस्ट मिलता था आपके पैसे पर, जमा किए हुए राशि पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। SBA की फुल फॉर्म बतानी आप सबने। SBA यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SBA की फुल फॉर्म क्या है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। SBA, जी हाँ बताइए। SBA की फुल फॉर्म होती है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम थी। यानी ये स्कीम की बात करें तो 15 सितंबर को ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, स्वच्छ भारत माफ करना 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था स्कीम 2015 के अंदर। अब इस स्कीम के तहत क्या था कि देश के अंदर स्वच्छता का अभियान शुरू किया गया, अलग अलग बजट शुरू किया गया। पेपर के संदर्भ में इतने ही फैक्ट्स पूछे जाएंगे। PMSAGY की फुल फॉर्म आपको बतानी है। PMSJAY की फुल फॉर्म पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, चलिए रिपीट करिएगा। PMSB या SAGY के बारे में बताना आप सबको। ठीक है, प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना। जी हाँ, इसमें क्या था कि जैसे हम लोग MP की बात करें, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो किसी भी स्वच्छ गांव को चुनेगा, उस गांव की सुविधाओं के तौर पर होगा और वो उसका अपना डाटा देगा और उसके तहत सरकार उसको नॉमिनेट करेगी। नॉमिनेट करने के बाद में उस ग्राम पंचायत को बात करते हैं संसद ग्राम जो होगा, सरकार की तरफ से अलग से इनिशिएटिव बजट मिलता है ताकि उस ग्राम की, उस क्षेत्र की और भी क्या हो सके, मदद हो सके। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे, नोट करते चला करो साथ साथ में। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आगे भी बढ़ते चलें। जी हाँ गाइस, नेक्स्ट लेते हैं हम AMRUT, जिसको हम अमृत भी कहते हैं। इसकी बताइए फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर एजुकेशन। जी हाँ, आपको याद रखना है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत परियोजना है ये कब लॉन्च की गई थी, तो 25 जून 2015 आपको याद रखना है। पेपर के संदर्भ में फैक्ट्स बता रहा हूं सारे के सारे। जी हाँ, मेरा प्रयास होगा कि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। इसमें इस स्कीम में क्या था, यानी इसमें एक जो कि स्टार्ट में जो सिटी मिशन बनाया गया था, इसमें कि आपके जो मिशन बनाया गया था कि मकान शहरी कार्यक्रम की शुरुआत थी। इसमें ये तीनों जो योजनाएं शहर से जुड़ी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों के लिए अटल पेंशन, जो उसको कहने का मतलब कि हम कहते हैं कि रिस्ट्रक्चर के तौर पर करना, और परिवर्तन मिशन यानी 2022 तक का गवर्नमेंट का एक मिशन था। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, आपको याद रखना है। इस स्कीम के तहत कस्बों को कायाकल्प करना, बिजली का बिल, यानी टोटल इसमें सुविधाएं थी। सरकार ने एक मिशन रखा था कि इसमें जो रिजुवेशन जो स्कीम है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तहत स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट एरियाज डेवलप करना। जी हाँ, अगला पॉइंट हम लेते हैं NGM। NGM की फुल फॉर्म आप सबने बतानी है। NGM की फुल फॉर्म क्या है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये भी सारे के सारे। जी हाँ, बताइए। NGM का मतलब है नमामि गंगा योजना। जी हाँ, नमामि गंगा योजना एक पॉलिसी थी ये। इस पॉलिसी के तहत सरकार का एक मिशन था
ये स्कीम की बात करें तो बहुत ही पुरानी स्कीम है, यहाँ से शुरू होती हुई इसको आगे रिस्ट्रक्चर किया। इस स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब भी आई थी उन्होंने पब्लिक से प्रॉमिस किया था इसके संबंधित। ठीक है, हम इसके एडिशनल फैक्ट ये जानेंगे कि क्या है इसमें। मुख्य इसका जो स्रोत था वो गंगा को बचाना और अच्छी तरह से गंगा की सफाई करना, और इवन की गंगा को पवित्र नदी के होने के साथ साथ में देश भर के लोगों के बीच में एक इसका एग्जाम्पल सेट करना। यानी देश की 40% जो बस्ती है वो गंगा पर निर्भर है। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि हम गंगा नदी को सफाई करने में सक्षम हो जाएंगे और देश को 40% की आबादी जो यहाँ रहती है वो अच्छा महसूस करेगी, पूरा वातावरण साफ होगा। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले 4 गुना करते हुए 2019-20 का जो बजट था इसकी जो सफाई के संबंधित 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कितना साफ हुआ है कितना नहीं हुआ, इन सभी पॉइंट्स के साथ अब अगर आप मुझे नहीं छेड़े तो अच्छा होगा। केंद्रीय सरकार संसाधन जो मंत्री है, यानी अब अगर बात करें रिजर्वेशन के तौर पर तो नितिन गडकरी जी इनके मंत्री हैं, मंत्रालय उनके पास है। नदी की सफाई करना था, 2014 में मिशन था ये। ठीक है, परियोजना की अवधि टोटल 18 साल की रखी गई है। जी हाँ, अब कितना हुआ है कितना नहीं हुआ इस पे हम नहीं जानेंगे। टोटल जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था ये 2500 किलोमीटर की दूरी कवर करने के साथ में 29 सिटीज और 48 कस्बे और 23 जो सिटीज को कवर करती हुई ये गंगा नदी है, इसको सफाई का मिशन रखा गया है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तो ये सभी स्टेट्स आते हैं। हम इन पे आगे और डिटेल में नहीं जा सकते। अगला आता है कि हृदय योजना। हृदय के बारे में पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आज की अंतिम सीरीज करवाऊंगा मैं। सीरीज का अंतिम जो टॉपिक है हृदय है। इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। जी हाँ, इस ऑगमेंटेशन योजना का क्या महत्व है और क्यों रखा गया है। इसका मतलब है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी जो दी गई है पुराने शहर गांव में वृद्धि करना, और हमारी केंद्रीय सरकार इस विषय को आगे बढ़कर कार्य कर रही है। जी हाँ, कैसे कर रही है वो हमें बताना चाहूंगा। इसमें 12 सिटीज को पहले चुना गया और ये शहर थे अजमेर, अमरावती आंध्र प्रदेश था, अमृतसर था, ठीक है, बदामी था, द्वार था, गया था, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, या हम बात करें कि वारंगल। ये जो कहने का मतलब इन पे धार्मिक स्थान भी थे। ठीक है, तो इन्हें चुना गया ताकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए और इनकी सफाई की जाए। डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज हम कह सकते हैं। जी हाँ, अब ये स्कीम अगर पूछी जाए आपको तो 21 जनवरी 2015 को स्कीम लॉन्च की गई थी और इसका 500 करोड़ रुपए बजट रखा गया था। टोटल सिटीज 12 इसमें ली गई थी और इन सिटीज का टोटल टाइम पीरियड 27 महीने का लिया गया था। जी हाँ, अब इस स्कीम के अंदर क्या था कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि पुराने और जो कि अति पुराने जो एरियाज हैं उनको डेवलप करना, और ताकि वहां पर विजिटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, यानी उनकी सुंदरता, सुरक्षिता, ब्यूटीफुल उनको करना और वहां प्रोटेक्शन देना प्रॉपर तरीके से। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे के सारे वहां पर थे, तो इसीलिए वहां पर हम ये स्कीम को रखा गया था। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सब ने हमें टाइम दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा। प्लीज अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपने बताना है कि क्या आपको जो मैंने अब यानी विस्तार से मैंने टीच किया, डिटेल में टीच किया, क्या आपको ये अच्छा लगा, प्लीज जरूर बताएं। नंबर 2, क्या आप अगर डायरेक्ट शॉर्ट में चाहते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट इनके बारे में दे दूं तो भी आप मुझे बताएं। नंबर 3, आप प्लीज मैक्सिमम टाइम जरूर शेयर किया करें। अगर आप शेयर और लाइक नहीं करेंगे तो हम इससे डिमोटिवेट होते हैं। आप चाहते हैं कि हम डिमोटिवेट हों, आप चाहते हैं कि आप हमें मोटिवेट करें, प्लीज आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आपको 200% मोटिवेट करेंगे। जी गाइस, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, सतर्क भी रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।